हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हमारा आवास बुक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि केवीएस पीआरटी एग्जाम में पूछे जाने वाले ईवीएस पार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, क्लास 3, 4, 5 की ईवीएस बुक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को कहा जाता है तो इसे पूर्णिमा कहा जाता है, तथा पूरे चांद को महीने में केवल एक बार ही देखा जा सकता है। और जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो इसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहा जाता है, तो इसे अमावस्या कहा जाता है। अगला प्रश्न, वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं उन्हें कहा जाता है, तो उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। अगला प्रश्न, वे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं या गैसों से बने होते हैं तथा इनका अपना प्रकाश व ऊष्मा होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को कहा जाता है, तो इन्हें तारा कहा जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्सा मेजर या बिग वियर क्या है? तो ये नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, तो यह है स्मॉल वियर या सप्तऋषि मंडल है। स्मॉल वियर क्या होता है? यह 7 तारों का समूह है तथा यह अर्सा मेजर का ही भाग है। इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, स्मॉल वियर या सप्तऋषि मंडल किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो यह अर्सा मेजर या बिग वियर का ही भाग है। अगला प्रश्न, उत्तर दिशा में निकलने वाला तारा है, तो यह ध्रुव या उत्तरी तारा है। अगला प्रश्न, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता, वे अपने तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, इन्हें कहा जाता है, तो इनको ग्रह कहा जाता है। ग्रहों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? यह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले इनकी संख्या 9 थी, लेकिन अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रहों की सूची में शामिल कर दिया गया। इस तरह ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को क्रम से अगर रखा जाए तो उनमें पहला स्थान बुध का, उसके बाद शुक्र का, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण और लास्ट में वरुण का नंबर आएगा। अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वह बुध ग्रह है। या फिर सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का स्थान तीसरा हो जाएगा। ग्रहों को 2 भागों में बांटा जाता है, आंतरिक ग्रह तथा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? जो सूर्य के नज़दीक होते हैं, ऐसे ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और ये चट्टानों के बने हुए हैं। जबकि बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? जो सूर्य से काफ़ी दूर हैं, और ये ग्रह गैसों से बने हुए होते हैं तथा आकार में काफ़ी बड़े हैं। सूर्य से दूर होने के कारण ये काफ़ी ठंडे भी हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, तो यह सूर्य है। अगला प्रश्न, किन ग्रहों के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध तथा शुक्र के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, अर्थात इनका कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो बृहस्पति के सबसे अधिक चंद्रमा है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह पृथ्वी है। अगर आकार के अनुसार ग्रहों को क्रम से लगाया जाए तो उनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल और सबसे अंत में बुध आएगा। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह बृहस्पति हो जाएगा, और आकार में सबसे छोटा ग्रह तो वह बुध ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किसे कहा गया था? तो सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी का सहचर है, तो हमारी पृथ्वी का सहचर चंद्रमा है तथा चंद्रमा ही हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 भाग। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न,
सौरमंडल का निर्माण होता है, तो सौरमंडल का निर्माण सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिंडों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य स्थित है, तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। कौन? सूर्य। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह आकार और आकृति में पृथ्वी के समान ही है। शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बौने ग्रहों में शामिल किया गया है, तो बौने ग्रहों में प्लूटो तथा इसके अलावा सिरस व UV313 को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, खगोलीय पिंडों व उनकी गति से संबंधित अध्ययन करने वालों को कहा जाता है, तो उनको खगोल शास्त्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आकृति है या पृथ्वी का आकार है, तो यह भू आव आकार की है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी हुई है तथा बीच में उभरी हुई है। अब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, इस वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसे 8.3 मिनट का समय लगता है। प्रकाश की गति कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और इन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं, तो ये कौन से हैं? इनसैट, IRS तथा एडूसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष का भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी वजह से चंद्रमा का केवल एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर जीवन नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी और वायु की अनुपस्थिति है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं और इनकी छाया को पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। किनकी कक्षाओं के बीच में? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक क्षुद्र ग्रह क्या है, तो क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही टूटे हुए भाग होते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो इनको उल्कापिंड कहा जाता है। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो यह है मिल्की वे है। आकाशगंगा क्या होती है, तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों व गैसों की एक प्रणाली है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं, तो सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ में ही चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो शुक्र और यूरेनस ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं, जबकि ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में ही चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, ग्लोब है, तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। अगला प्रश्न, वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है। इसके अलावा विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होगा? घटेगा। अक्षांशों का आकार घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ताप कटिबंध है, तो कितने ताप कटिबंध है? 3 ताप कटिबंध है। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यहाँ का तापमान सदैव अधिक रहता है, इस वजह से इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और शीत कटिबंध क्षेत्र का तापमान हमेशा निम्न रहता है। अगला प्रश्न,
उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है? तो इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। यह अर्धवृत्त हैं, इनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुव पर शून्य हो जाती है। ध्रुव पर शून्य क्यों हो जाती है? क्योंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। अगला पॉइंट, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रमुख यमोत्तर देशांतर रेखा गुजरती है तो यह ग्रीनविच जो कि ब्रिटेन में है वहाँ से गुजरती है और इसका मान कितना है? इसका मान 0 डिग्री होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय का आधार है? तो इसका आधार है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और भारत का मानक समय ग्रीनविच महादेश से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे हैं। अच्छा, कुछ देश क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े हैं तो ऐसे देशों में मानक समय एक से अधिक अपनाए जाते हैं। जैसे रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। इसके अलावा पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांशों व देशांतरों की कुल संख्या है? तो अक्षांशों की कुल संख्या 181, जबकि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है? तो यह घूर्णन कहलाता है। देखिए, पृथ्वी की 2 तरह की गतियाँ होती हैं। एक अपने अक्ष पर घूमना जिसको घूर्णन कहते हैं, दूसरा परिक्रमण। परिक्रमण जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितना कोण बनाता है? तो यह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन के समय काल को कहा जाता है? तो इसे पृथ्वी दिन कहा जाता है जो कि 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? यह 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है? तो यह ऋतु परिवर्तन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन व रात होते हैं, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कब पड़ती है? यह 21 जून को सीधी पड़ती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अगला प्रश्न, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? तो यह 22 दिसंबर को पड़ती हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। और क्या होता है? पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो यह ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। इस प्रश्न में कन्फ्यूजन ये होता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा होता है उस समय भारत में शीत ऋतु होती है। तो हम लोग शीत ऋतु को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर शीत ऋतु दे देते हैं, जबकि इसका वास्तविक आंसर ग्रीष्म ऋतु होना चाहिए। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं तो कब सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऐसी स्थिति में क्या होगा? दिन और रात बराबर होंगे और ऐसी स्थिति को विषुव कहा जाएगा। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इसके जस्ट विपरीत 21 मार्च को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश, राज्यों, जिलों, गांव व शहरों के बारे में अध्ययन करने के लिए उपयोगी है?
तो ऐसी स्थिति में मानचित्र काफ़ी उपयोगी रहता है। मानचित्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानचित्र से अधिक जानकारी प्राप्त होती है या ग्लोब से, तो मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब का उपयोग तब किया जाता है जब हमें पृथ्वी का अध्ययन करना हो और हमें ये ढूंढना हो कि कौन सा कॉन्टिनेंट या कौन सा ओशियन किस स्थान पर है। अगला प्रश्न, मानचित्रों के प्रकार हैं। तो भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? जब पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को ही भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। जबकि राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राज्यों, नगरों, विभिन्न देशों, गांव और शहरों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष प्रकार की जानकारियां जैसे सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, पैमाना क्या है? तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी व मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाने के लिए किस प्रकार के पैमाने का उपयोग करते हैं? तो छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। कब? बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव, शहर को कागज पर दिखाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न, प्रधान दिग्बिंदु हैं कौन कौन से? सभी को पता है, 4 होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगला प्रश्न, किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? दिक्सूचक यंत्र के द्वारा। इसकी सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है। अगला प्रश्न, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें कहा जाता है, तो इनको ऋण प्रतीक कहा जाता है। अब कुछ रंगों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है, जैसे नीले रंग का प्रयोग जलाशयों को दिखाने के लिए, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों को दिखाने के लिए, पीले रंग का प्रयोग पठारों को दर्शाने के लिए तथा हरे रंग का प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया कच्चा आरेख कहलाता है, तो इसे रेखा मानचित्र कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो दोस्तों, इस तरह आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।